So dear students, welcome to the online classes. And today I am going to discuss about biological techniques. तो biological techniques में आज हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और दूसरा क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स के बारे में. सो फर्स्ट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो डिपेंड करता है लैम्बर्ट बियर्स लॉ पे. तो लैम्बर्ट बियर्स का लॉ क्या कहता है, जब कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट, यहाँ पे इस फिगर में आप देखिए एक मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी सॉल्यूशन या बायोलॉजिकल सैंपल के थ्रू पास होती है, तो जो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी होती है वो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी से कम होती है, और इसको हम डिनोट करते हैं लॉग आई जीरो अपॉन आई. और ये लॉग आई जीरो अपॉन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन और पाथ लेंथ ऑफ द लाइट. तो यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे एक लाइट को पहले मोनोक्रोमेटर के द्वारा मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट किया जाता है. जब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट इस क्यूबेट से पास हो रही है जिसकी लेंथ एल सेंटीमीटर है, और इसमें एक बायोलॉजिकल सॉल्यूशन है, कोई भी, ये प्रोटीन का सॉल्यूशन हो सकता है, डीएनए सॉल्यूशन हो सकता है, या अमीनो एसिड्स का सॉल्यूशन हो सकता है, या आपका फैटी एसिड्स का भी सॉल्यूशन हो सकता है. तो इसके थ्रू जब ये लाइट पास होती है तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर ली जाती है इस बायोलॉजिकल सैंपल के थ्रू, और इस एब्जॉर्बेंस को हम डिटेक्ट करते हैं डिटेक्टर के स्क्रीन में, इसकी एब्जॉर्बेंस आ जाती है. तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन की होगी उतनी ज़्यादा ही एब्जॉर्बेंस उस लाइट की, मोनोक्रोमेटिक लाइट की होगी. तो ये जो एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन सी एल, यानी कि जो लॉग आई जीरो अपॉन आई को हम एब्जॉर्बेंस बोलते हैं, और ये इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल के होता है, जहाँ पे एप्सिलॉन आपका मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है और इसकी यूनिट होती है लीटर पर मोल सेंटीमीटर, और सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड एल इज द पाथ लेंथ. तो इस सिद्धांत पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर काम करता है. तो इस फिगर में आप देख रहे हैं ये एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मशीन है जो हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब में भी है. आप डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में आप देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं आफ्टर लॉकडाउन. तो इसमें क्या करते हैं, क्यूबेट में बायोलॉजिकल सैंपल डाल देते हैं और इसको इस चैम्बर, यहाँ पे जो ब्लू कलर का है इसके ये लिड है, इस लिड को खोल के इसको रख देते हैं. तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल दिखाया गया है, ये जो लाइट सोर्स है मोनोक्रोमीटर से पास हुई, तो इसके अंदर ये सारी स्टेप्स हैं, इसको मैंने इस फिगर में दिखाया ऊपर वाले फिगर में. और फाइनली जो ये स्क्रीन देख रहे हैं हम नीचे, ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इस स्क्रीन पे एब्जॉर्बेंस, जब आप रीड करते हैं, यहाँ पे एक बटन है रीड का, तो रीड का बटन दबाएंगे तो आपको स्क्रीन पे ऑब्जर्वेंस लिखी हुई नजर आ जाएगी. तो जो एब्जॉर्बेंस जो है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन. तो जो जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा सॉल्यूशन इस क्यूबेट के अंदर, उतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्बेंस ये दिखाएगा. तो इट्स अबाउट द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. दूसरा है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स. क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स जो एक्चुअली क्रोमेटोग्राफी जो दो वर्ड से बना है, जो क्रोमो मीन्स कलर और ग्राफी मीन्स दिखना. तो कलर एक सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट हैं उनको अलग अलग कलर में दिखाने की टेक्निक है ये क्रोमेटोग्राफी. तो ये डिपेंड करती है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट में. तो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग जो कोई भी कंपाउंड है, जो अलग अलग फेज में उसका कंसंट्रेशन अलग अलग होता है, इसकी उसका जो सॉल्युबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है. तो इसको हम डिनोट करते हैं केडी से. तो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट केडी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इन फेज ए डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इन फेज बी. तो किसी भी कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी होती है या मोबिलिटी होती है, दो अलग अलग फेज में अलग अलग होती है. जैसे यहाँ फेज ए में अलग है, उसका फेज बी में अलग है. तो जो सभी क्रोमेटोग्राफी जो सिस्टम है वो दो चीज़ों से मिलके, एक स्टेशनरी फेज होती है और एक मोबाइल फेज होती है. तो स्टेशनरी फेज जनरली सॉलिड होती है या सेमी सॉलिड हो सकती है, और मोबाइल फेज लिक्विड होती है, गैसियस फेज हो सकती है. तो फर्स्ट है पेपर क्रोमेटोग्राफी. तो पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी एज नेम इंडिकेटिंग वी यूज ए पेपर शीट, या आप इसमें किसी पेपर स्ट्रिप को यूज करते हैं. जनरली आप फिल्टर पेपर को यूज किया जाता है इसमें, इस टेक्निक में. और इस टेक्निक को डिस्कवर किया गया था सबसे पहले 1943 में सेन जेन मार्टिन ने. और ये बहुत बेसिक टेक्निक है, इसको आप घर पे भी इवन कर सकते हैं. तो इसमें
इसका प्रिंसिपल क्या है कि जब आपके पास सॉल्यूशन हो कोई, उसको आप पेपर में स्पॉट कर देते हैं और उस पेपर को आप डिप कर देते हैं किसी सॉल्वेंट में, और उस सॉल्वेंट जब मूव करता है ऊपर की तरफ तो आपको जो कंपोनेंट है या कंपाउंड में जितने भी जो सॉल्यूशन है उसमें जितने भी मिक्सचर हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो जनरली जो पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो मोबाइल फेज होती है वो लिक्विड होती है, और जो स्टेशनरी फेज होती है वो भी एक लिक्विड होती है। जैसे इसमें हो सकती है एक वाटर होता है जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स डिजोल्व हैं, तो वो अटैच रहती है एक टिश्यू पेपर से या आपके फिल्टर पेपर से। तो वो उसमें दोनों आपके जो स्टेशनरी फेज भी है वो वाटर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, और मोबाइल फेज आपके सॉल्वेंट होगा। तो जो प्रोसीजर है पेपर क्रोमेटोग्राफी का यहाँ पे दिखाया गया है। तो फर्स्ट स्टेप है सेलेक्टिंग ए सुटेबल टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो आप असेंडिंग टाइप यहाँ पे दिखाया गया, असेंडिंग टाइप ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, मतलब इसमें सॉल्वेंट ऊपर की ओर मूव करेंगे। इसमें फिल्टर पेपर एक सुटेबल आपको चूज करना है, और सैंपल जो आपके सपोज दो या दो से ज़्यादा सैंपल हैं तो आप उनको यहाँ पे स्पॉट नीचे की यहाँ इस फिगर में दिखाया गया है। तो आपके 5 स्पॉट सपोज आप इस फिल्टर पेपर पे स्पॉट एक कैपिलरी ट्यूब के थ्रू डाल सकते हैं 5 जगहों पे या 6 जितने भी आपके पास सैंपल्स हैं। उसके बाद क्रोमेटोग्राम डेवलपमेंट किया जाता है, और उसके बाद फाइनली पेपर ड्राइंग के बाद कंपाउंड का डिटेक्शन किया जाता है। तो टेक्निक में सबसे पहले आप क्या करिए, एक फिल्टर पेपर लीजिए, उसके बॉटम में एक पेंसिल से लाइन खींचिए, उसमें 5 या 6 जगहों पे पेंसिल से स्पॉट बना लीजिए, और उसके बाद कैपिलरी ट्यूब से आपके पास सपोज 5 सैंपल हैं या 6 सैंपल हैं, उनको अलग 1 नंबर 2 नंबर अलग अलग जगह पे स्पॉट कर दीजिए। तो वो क्या है, सारे के सारे जो सैंपल हैं वो वाटर में डिजोल्व हैं। तो वाटर में डिजोल्व जो सैंपल हैं उसमें जो स्टेशनरी फेज हो गई वाटर हो गई। अब इस फिल्टर पेपर को लेके आप ऊपर वाले फिगर में देखिए, इसमें डिप कर दीजिए सॉल्वेंट में, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा, एसीटोन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। तो उसके बाद इसको आप 10 से 15 मिनट तक के लिए ऐसे होल्ड करके छोड़ दीजिए। तो क्या होगा, जो आपके जो सॉल्यूशन है डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स हैं वो इसमें माइग्रेट ऊपर की ओर करेंगे। जैसे जैसे सॉल्वेंट ऊपर की ओर माइग्रेट होगा वैसे ही जो आपके जितने भी सपोज 4 या 5 या 6 सैंपल हैं, उस सैंपल में जितने भी कंपोनेंट हैं वो ऊपर की ओर माइग्रेट करते हैं, और वो डिपेंड करता है रिटार्डेशन फैक्टर, आरएफ वैल्यू पे डिपेंड करता है। और जो आरएफ वैल्यू क्या है, आरएफ वैल्यू इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सब्सटेंस। सब्सटेंस मीन जो आपके सैंपल हैं उसमें जितने भी सब्सटेंस हैं वो अलग अलग गति से ऊपर की ओर माइग्रेट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन दियर मोबिलिटी। तो वो उनकी मोबिलिटी अलग अलग होगी, जो भारी होगा वो कम मोबाइल होगा, हल्के वाला ऊपर तक मोबाइल या माइग्रेट कर सकता है। तो आर एफ वैल्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सब्सटेंस अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फिगर में दिखाया गया सॉल्वेंट अगर 10 सेंटीमीटर तक माइग्रेट किया गया, तो इस सॉल्यूशन या इस सैंपल में सपोज 3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं या 3 अलग अलग बायो मॉलिक्यूल्स, लाइक अमीनो एसिड का मिक्सचर हो सकता है। तो आप इसमें 3 अलग अलग जगह पे 3 जो ये कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग आरएफ वैल्यू के कारण इनका माइग्रेशन अलग अलग हुआ है। जैसे रेड कलर का आप 2 सेंटीमीटर माइग्रेट हुआ है, पर्पल कलर का 6 सेंटीमीटर, और ब्लू कलर का यहाँ 8 सेंटीमीटर तक माइग्रेशन हुआ है। तो इस तरह से ये सेपरेट हो गए, लेकिन आप ये फाइनली डिटेक्ट करेंगे जब आप इसमें कोई निन हाइड्रेन सॉल्यूशन डालेंगे। इसको ड्राई कर दीजिए, ड्राई करने के बाद निन हाइड्रेन सॉल्यूशन का स्प्रे करने किया जाता है। स्प्रे करने के बाद आप इसमें देख सकते हैं नीचे वाले फिगर में, यहाँ पे देखिए आप, अगर फर्स्ट वाले इसमें मार्कर है, इसमें सपोज 3 अमीनो एसिड थे, तो ये 3 अमीनो एसिड सेपरेट हो गए। फर्स्ट वाले सैंपल में केवल 1 अमीनो एसिड था, ये आप देख सकते हैं। दूसरे वाले में भी दूसरा अमीनो एसिड था, तीसरे वाले में थर्ड टाइप अमीनो एसिड था, फोर्थ वाले में एक और अमीनो एसिड था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस सैंपल्स में आपके कौन कौन से अमीनो एसिड हैं। इस आधार पे आप पता लगा सकते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, इसका एप्लीकेशन होता है
जनरली फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो प्योरिटी ऑफ एनी ड्रग को चेक करने में कर सकते हैं। कॉस्मेटिक्स जो आप यूज़ करते हैं उसमें कोई कार्सिनोजन है उसका पता लगाने में कर सकते हैं। टू डिटेक्ट द अल्टरेंट्स मीन्स आप कोई अशुद्धि किसी में खाने में है या किसी फूड या फूड स्टफ में है या कोल्ड ड्रिंक में कोई अशुद्धि तो नहीं है, उसका पता लगाने के लिए भी पेपर क्रोमेटोग्राफी हेल्पफुल होती है। और कई बायोकेमिकल, जैसे मैंने बताया कि आपको अमीनो एसिड एक सॉल्यूशन में कौन कौन से अमीनो एसिड हैं उसका पता लगाने में भी कर सकते हैं। एंड टू डिटरमाइन डोप्स एंड ड्रग्स इन ह्यूमन एंड एनिमल्स, जैसे डोपिंग टेस्ट में भी जैसे यूरिन सैंपल में कौन कौन से कंपोनेंट हैं इसका पता लगाने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी यूज हो सकती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। और दूसरा है आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी सेम पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरह ही इसका प्रिंसिपल है, लेकिन इसमें जो पेपर की तरह जगह पे आप ग्लास का यूज कर सकते हैं, और ग्लास में आप सिलिका जेल का लेप लगा लेते हैं और उसको सुखा लेते हैं। तो इसका प्रिंसिपल भी बिल्कुल सेम है। इसमें एक मोबाइल फेज होगी, स्टेशनरी फेज होगी। स्टेशनरी फेज इसमें आपका सिलिका जेल है जो ग्लास प्लेट में सिलिका जेल होती है पर्टिकुलरली, और जो मोबाइल फेज है इसमें भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे इसका प्रोसीजर दिखाया गया है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का। इसमें दो प्लेट होती है, फर्स्ट ग्लास प्लेट होती है, उसको आप कवर कर देते हैं सिलिका जेल से। सिलिका जेल कवर करने के बाद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ग्लास प्लेट में और उसको सुखाने के लिए रख देते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गई क्रोमेटोग्राफी प्लेट का प्रिपरेशन। सेकंड स्टेप होता है एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी चैम्बर। एक अब इसमें एक चैम्बर की भी ज़रूरत पड़ती है जिसमें आप जो मोबाइल फेज को डाल देते हैं। जो मोबाइल फेज होती है इसमें थर्ड स्टेप में, दैट इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और एक फिल्टर पेपर भी इसके अंदर डाल देते हैं जिससे कि ये अंदर इसका मॉइस्चर बना रहे। तो जो इसका एक्सपेरिमेंट है सेम है। इसमें आप जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपने स्पॉट्स को अलग अलग सैंपल को अलग अलग स्पॉट में रखा थ्रो कैपिलरी ट्यूब, यहाँ पर भी आप बिल्कुल वही प्रोसीजर है सेम। और उस प्लेट को जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग सैंपल को हमने अलग अलग स्पॉट में स्पॉटिंग लाइन में डाल दिया, और उसके बाद उसको हमने डिप कर दिया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में और 10 मिनट या 15 मिनट के लिए छोड़ दिया। और इसमें भी जो माइग्रेशन होगा या मूवमेंट होगी जो कंपोनेंट आपके सॉल्यूशन में हैं, तो वो भी आरएफ वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा, जैसे मैंने आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी में बताया था। तो इस तरह से फाइनली आप उस 10-15 मिनट के बाद आप उसको चैम्बर से निकाल लीजिए। चैम्बर से निकालने के बाद आप उसको ड्राई कर लीजिए और निन हाइड्रिन सॉल्यूशन का छिड़काव करिए। उसके बाद आपको ये अलग अलग स्पॉट आपके जो सैंपल्स में है वो दिख जाएंगे। तो इसके भी एप्लीकेशन सेम है जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी का एप्लीकेशन था मल्टी कंपोनेंट और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। प्योरिटी या किसी भी फूड स्टफ कितना प्यूरीफाई है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक है या कोई मिल्क है उसमें कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है, इसका पता लगाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आपका कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, और आपका जो लैब में अगर आपको पता लगाना है कि कोई पर्टिकुलर जो सैंपल है उसमें कौन कौन से अमीनो एसिड हैं इसका भी पता आप लगा सकते हैं। तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं पेपर या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के, जैसे ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट डू नॉट हैव लॉन्गर स्टेशनरी फेज नहीं होती है, एक रिस्ट्रिक्टेड ही होती है, मतलब एक पर्टिकुलर लेंथ की ही स्टेशनरी फेज हो सकती है। व्हेन कंपेयर टू अदर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स द लेंथ ऑफ सेपरेशन इज लिमिटेड, द रिजल्ट जनरेटेड फ्रॉम टीएलसी आर डिफिकल्ट टू रिप्रोड्यूस, मतलब समटाइम ये आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते रिजल्ट को। और since TLC operates an open system, some factors such as humidity, temperature can be consequences to final outcome of the chromatogram। तो कुछ जो ओपन सिस्टम है तो इसमें कुछ इन्वायरमेंट में अवेलेबल इम्प्योरिटीज भी आ सकती हैं। तो अब नाउ डेज जो एडवांस लैब्स में यूज होती है आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, HPLC, गैस क्रोमेटोग्राफी। तो ये आप आगे जाके बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे इनके बारे में। दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्टरी क्रोमेटोग्राफी। तो कल मैं आपके लिए कुछ और टॉपिक लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीक में अब आपकी क्लास है तो नेक्स्ट वीक में लेके आऊँगा। तो टिल देन आप
घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।